हेलो एवरीवन। टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एसएससी एग्जाम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसएससी के अलग अलग एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 10। आज का पहला क्वेश्चन है, ए लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ। एक प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी का मापन करते हैं। खगोलीय दूरी को किससे मेजर करते हैं? तो लाइट ईयर से। लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो इसे खगोलीय दूरी मापते हैं। एक प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे इसका यूनिट माना जाता है और इसे खगोलीय दूरी का मापन किया जाता है। अगला सवाल है, द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेज साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन इज। वह यंत्र जो महासागर की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। तो महासागर में जहाँ की पानी अधिक होती है, ऐसे जगह पर उसकी गहराई मापने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार के द्वारा समुद्र की गहराई का पता करते हैं। यह ध्वनि के इको की पद्धति का प्रयोग करता है। ध्वनि के द्वारा गहराई को पता करता है। ठीक है, नेम द डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल। उस यंत्र का नाम बताइए जो किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी मापता है। अगर आप देखेंगे किसी भी वाहन में, उसमें जो मीटर लगे होते हैं वो वास्तव में ओडोमीटर होते हैं। ओडोमीटर से वाहन के द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं और स्पीड की गणना स्पीडोमीटर से करते हैं। स्पीडोमीटर से स्पीड की गणना करते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर। हाइग्रोमीटर एक यंत्र है जिसका उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता, इसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, अगला सवाल है, ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एलोंग ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। किसी वस्तु की सीधी रेखा में गति के दौरान वेग समय के साथ स्थिर रहता है। तो यह किसके कारण होता है? तो यह होता है यूनिफॉर्म मोशन के कारण। यूनिफॉर्म मोशन के कारण सीधी गति के दौरान वेग स्थिर रहता है और एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन वह जीरो होता है। जीरो यानी शून्य होता है। तो समान दूरी समान समय में तय होती है। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन से रे का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव के उच्च आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे कि बादल बारिश में भी इनका असर कम होता है। नेक्स्ट है, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। औसत वयस्क मानव के लिए श्रव्य ध्वनि की सीमा क्या है? तो जो ऑडिबल साउंड है, ऑडिबल, वह है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, जो कि कोई मानव सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। इंफ्रासोनिक
सोनिक और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव। और इन दोनों के बीच के या ऑडिबल, AUDI ऑडिबल रेंज। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स स्पीड ऑफ द साउंड विल बी मैक्सिमम, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो ध्वनि जो है वह सर्वाधिक ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। अगर हम इसे क्रम से सजाएं तो सबसे अधिक स्टील में, स्टील के बाद पानी में, पानी के बाद वायु में और उसके बाद निर्वात में। हालांकि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। ध्वनि घनत्व और डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन, वायु में ध्वनि की गति किस परिवर्तन से अप्रभावित रहती है? तो वायु में अगर ध्वनि प्रवाहित हो रही है तो उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। हालांकि वायु में तापमान प्रभावित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज द मैक्सिमम थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कौन से धातु का ऊष्मीय और वैद्युत चालकता अधिकतम होती है? आसान शब्दों में कहें तो कौन सी धातु में ऊष्मा और विद्युत का आसानी से प्रवाह होता है? तो यह है चांदी। चांदी में विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होती है और यह ऊष्मा का भी अच्छा चालक है, लेकिन यह क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली होता है इसलिए चांदी की जगह पर तांबे का प्रयोग किया जाता है। तांबा भी ऊष्मा और विद्युत का श्रेष्ठ चालक है, श्रेष्ठ चालक है। ठीक है। नेक्स्ट है, द रीजन फॉर ए स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ इज, स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा क्यों दिखाई देता है? अगर आप किसी स्विमिंग पूल को ऊपर से देखेंगे तो आपको कम गहरा दिखाई देता है। यह प्रकाश के रिफ्रैक्शन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन के कारण दिग्भ्रमित हो जाते हैं, यानी गहराई पता नहीं चलता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण वस्तु ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, ऊपर उठी प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज मेनली ड्यू टू विच फेनोमेना, सितारों का टिमटिमाना मुख्यतः किस कारण से होता है? तो यह है वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में सेम यहाँ भी वही घटना होती है कि वायुमंडल में चूंकि विभिन्न ताप और घनत्व की परत होते हैं, इसके कारण से तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला सवाल है, ए इज ए सेफ्टी डिवाइस विच लिमिट द करंट, प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर, एक सुरक्षा उपकरण जो धारा को सीमित करता है, विद्युत परिपथों को क्षति और संभावित आग से बचाता है। तो यह है फ्यूज। फ्यूज जो है विद्युत परिपथ में यह सुरक्षा उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, सुरक्षा उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आग या अधिक विद्युत धारा प्रवाह से उपकरण को सुरक्षा मिल सके। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है फ्यूज, और यह 4 बार से अधिक रिपीट किया जा चुका है। आप इसमें देखेंगे लगभग सारे क्वेश्चन जो है वह रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट, वह यंत्र जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा यानी AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो AC से DC में रेक्टिफायर के द्वारा
परिवर्तित किया जाता है या डायोड आधारित सर्किट होता है। डायोड आधारित सर्किट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर न्यूट्रॉन्स बट शोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड। ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी न्यूट्रॉन अलग हो और रासायनिक गुण समान हो, ऐसे परमाणु को क्या कहा जाता है, ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है? तो यह कहलाते हैं समस्थानिक। सीधा आप जाने कि समस्थानिक जो है उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, बस आपको एक ही लाइन पढ़ना है कि वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है वह समस्थानिक कहलाते हैं। हालांकि इसके और भी हैं, इसका भिन्न द्रव्यमान होता है, उतना आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक याद रखिएगा कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उसे समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो यह है डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि डाल्टन के द्वारा दिया गया है। इसमें पदार्थ जो है, इसमें कहा गया है कि पदार्थ सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है। पदार्थ सूक्ष्म अविभाज्य यानी अनडिवाइडेड है, अनडिवाइडेड पार्टिकल से बना है। समान तत्वों के परमाणु समान हैं, जो इक्वल एलिमेंट्स हैं, समान तत्व के परमाणु समान है। ठीक है, तो यह डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है। अगला सवाल है, डैश इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर यानी संयमक के रूप में, यहाँ मंदक भी कहा जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो है परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने में काम करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, जिससे कि चूँकि परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो उसे नियंत्रित करता है, श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। क्लियर है? डैश इज यूज टू रिमूव इंक एंड रस्ट स्टेन ऑन क्लॉथ। कपड़े पर स्याही और जंग के दाग हटाने के लिए काफ़ी फेमस है। इसके लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो कि हल्का कार्बनिक अम्ल है, हल्का कार्बनिक अम्ल है, या जो सफाई का वॉशिंग पाउडर है उसमें भी पाया जाता है, जिससे कि कपड़े पर स्याही और जंग के दाग को आसानी से हटाया जा सके। द मेजर कंपोनेंट इन द एलपीजी, एलपीजी जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस है, इसका मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक है ब्यूटेन। ब्यूटेन पाया जाता है एलपीजी में, और थोड़ा सा प्रोपेन पाया जाता है, थोड़ा प्रोपेन पाया जाता है। ठीक है, चूँकि यह गंध रहित होती है तो गंध मिलाने के लिए, स्मेल मिलाने के लिए मरकैप्टन या कोई और भी यौगिक मिलाया जाता है। मरकैप्टन स्मेल के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, अन्य यौगिक का भी प्रयोग होता है, या घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसमें प्रयोग किया जाता है। विच एलिमेंट इज यूज टू मेक द कॉइल्स यूज्ड इन वाटर हीटर्स। वाटर हीटर की कॉइल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो वाटर हीटर की जो तार होती है वह निकेल क्रोम की मिश्र धातु है, नाइक्रोम। निकेल और क्रोम की मिश्र धातु है नाइक्रोम। चूँकि यह ऊष्मा का प्रतिरोधक होता है, आसानी से गर्म हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग हीटर में,
टोस्टर में इत्यादि में कॉइल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर एंड वाज फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन? कौन सी धातु प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई है? तो यह है तांबा। तांबा प्राकृतिक रूप में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सबसे पहले प्राचीन काल में सबसे पहले तांबा का ही खोज किया गया था। तांबा की चूँकि विद्युत चालकता अधिक है, विद्युत चालकता भी अधिक है, इसलिए इसका प्रयोग विद्युत उपकरण में भी किया जाता है। वाइट फॉस्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर। सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा पानी के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। अत्यधिक ज्वलनशील होता है। यह हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है। इसका प्रयोग रासायनिक हथियारों में किया जाता है। रासायनिक हथियार में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सफ़ेद फास्फोरस, वाइट फास्फोरस का। नेक्स्ट है द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन लोअर एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ। निचले वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है तो वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में लगभग 78% तक पाई जाती है। इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण से पौधों को लाभ होता है। पौधों को लाभ होता है। यह निष्क्रिय गैस और ऑक्सीजन से दहन जो होते हैं यानी जलना, उसे संतुलित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड बाय पार्शियल डिहाइड्रेशन हीटिंग ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस आंशिक निर्जलीकरण यानी गर्म करने से बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह जिप्सम लवण के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। जिप्सम के हीटिंग के बाद जिप्सम सॉल्ट बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो इसमें जिप्सम सॉल्ट का प्रयोग किया जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ जाता है? तो इसका उपयोग चिकित्सा में, वाल पुट्टी में, मूर्ति आदि बनाने में, घर के सजावट में इन सबों में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। प्राणी विज्ञान, जूलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है अरस्तु। अरस्तु प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने ही पशु वर्गीकरण की आधारशिला रखी है। इसके कारण इन्हें प्राणी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। अगला सवाल है विच इज द करेक्ट पेयर ऑफ इनहेरिटेड क्रोमोसोम्स फॉर द चाइल्ड टू बी ए गर्ल। एक बच्ची होने के लिए सही वंशानुगत गुणसूत्रों की जोड़ी कौन सी है? तो इसके लिए पिता की X और माता की X। बच्ची के लिए डबल X संयोजन आवश्यक है। पिता का योगदान जो है वह लिंग निर्धारण के लिए आवश्यक है। पिता जो है वह लिंग निर्धारण करता है। ठीक है। विच क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस इन मैन। मनुष्य में पुरुषत्व, मेलनेस के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो इसके लिए पुरुषों में XY संयोजन आवश्यक है। क्रोमोसोम का पुरुष में XY संयोजन आवश्यक है, यानी XY का मिलना जरूरी है, जो कि Y गुणसूत्र जो है, Y क्रोमोसोम्स, वह पुरुष ऐड करता है। ठीक है। पिता से Y मिलने पर ही पुत्र की प्राप्ति होती है। तो यहाँ लिंग निर्धारण में पुरुष का जो है प्रमुख योगदान होता है। नेक्स्ट है ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज फॉर्म। मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब जो है वह मानव आँख के रेटिना पर बनता है।
रेटिना आँख का प्रकाश संवेदनशील पर्दा है, यानी यह लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसेशनल है। रेटिना प्रकाश संवेदी अंग है, ठीक है। यह जो संकेत है वह मस्तिष्क से यह संकेत ग्रहण करता है और मस्तिष्क को भेजता है। तो याद रखिए, जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर ही बनता है। अगला सवाल है, द प्रोटीन प्रेजेंट इन द हेयर, फिंगर नेल्स, होप्स एंड स्किन इज। बाल, नाखून, खुर और त्वचा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, इसे कहते हैं केरोटीन। केरोटीन जो है वह हमारे शरीर के बाल, नाखून, त्वचा आदि में पाया जाता है। यह कठोर होता है, कठोर के साथ साथ यह जल रोधक होता है, यानी पानी से इसको प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यह हमारे शरीर के संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे नाखून है तो यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कॉड लिवर ऑयल एंड कैरेट आर सोर्स ऑफ। कॉड लिवर ऑयल और गाजर किसका स्रोत है? तो हम जानते हैं गाजर जो है वह विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। गाजर, कॉड लिवर ऑयल, हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी सब्जी, यह सभी विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। अगला सवाल है, विच डिजीज स्प्रेड व्हेन अफेक्टेड पर्सन एक्सक्रेटा गेट्स मिक्स्ड विथ ड्रिंकिंग वाटर। कौन सा रोग तब फैलता है जब संक्रमित व्यक्ति का मल पीने के लिए पानी में मिल जाता है? तो आपको पता है दूषित पानी से हैजा फैलती है। कोलरा जो है उसका जो प्रमुख कारण है वह है दूषित पानी। जब पानी में जो पीने के पानी है उसमें मल का पानी मिक्स हो जाता है तो कोलरा फैलती है। यह वाइब्रियो कोलेरा जीवाणु के कारण होता है। वाइब्रियो कोलेरा जीवाणु के कारण होता है। इसमें होता क्या है, इसमें तेज दस्त होता है, तेज दस्त और डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता डिजीज इज ए नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईटिंग फिश पोल्यूटेड विथ। मिनीमाता रोग एक तंत्रिका विकार है जो हमारे शरीर से पारे से प्रदूषित मछली खाने से होता है। तो यह सही है, पारे से प्रदूषित मछली खाने से हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है। नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है। इसका जो नाम है वह जापान के मिनीमाता खाड़ी की वजह से पड़ा है। जापान के मिनीमाता खाड़ी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो याद रखिए, यह पारे से प्रदूषित मछली के खाने से फैलता है। अगला सवाल है, मलेरिया एंड कालाजार आर काज्ड बाय। मलेरिया और कालाजार जो है वह एक प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाले रोग हैं। मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम और कालाजार या लिस्मेनिया यह दोनों जो हैं प्रोटोजोआ के पर आधारित रोग है और इसके वाहक जो होते हैं वह मच्छर होते हैं। मच्छर इनके वाहक हैं, ठीक है। मलेरिया कैन बी क्योर्ड विथ ए ड्रग क्यूनाइन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। मलेरिया का इलाज क्विनान नामक दवा से किया जाता है जो किस पेड़ से प्राप्त होती है? बहुत ही चर्चित सवाल है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। मलेरिया की जो दवा है वह क्विनान जो कि सिनकोना के पेड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। सिनकोना ट्री के छाल से यह प्राप्त किया जाता है। इससे बुखार कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। बुखार कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू यंग बेबीज
टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। डीपीटी वैक्सीन छोटे बच्चे को किन रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, काली खांसी और टेटनस, इन रोगों से बचाव के लिए डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। यह शिशुओं को नियमित टीकाकरण के द्वारा दिया जाता है। नियमित टीकाकरण यानी रेगुलर वैक्सीकरण के द्वारा इसे दिया जाता है ताकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके। अगला सवाल है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो जानते हैं हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन यह एक लौह युक्त यानी आयरन से जुड़ा हुआ लौह युक्त प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर के लाल रक्त कणिका में उपस्थित होता है। लाल रक्त कणिका में उपस्थित होता है। ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत। यकृत जो है वह हमारे पित्त का निर्माण करता है। पित्त का निर्माण करता है यानी लीवर का। और यह लीवर जो है वह विष हरण का भी कार्य करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है लीवर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ मैन इज। मनुष्य का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वह 120/80 mmHg होता है। याद रखिएगा इससे सवाल पूछा जाता है, जो 120 होता है वह सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक, और 80 यह होता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। ठीक है। इससे ऊपर नीचे होने पर हृदय से संबंधित रोग का संकेत होता है। In 1930, which scientist was awarded the Nobel Prize for describing the human ABO blood group system? 1930 में किस वैज्ञानिक को मानव ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह है कार्ल लैंडस्टीनर। सवाल में ही दिया गया है। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों? क्योंकि यह AB रक्त समूह प्रणाली का वर्णन किए थे। अब इससे क्या हुआ? तो इससे रक्त समूह का आदान प्रदान, रक्त समूह का या रक्त का आदान प्रदान संभव हुआ। किस व्यक्ति को कौन सा रक्त पड़ेगा? तो यह कार्ल स्टीनर के द्वारा ही वर्गीकृत किया गया, ABO समूह प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन विद द ब्लड ग्रुप O इज कंसिडर्ड टू बी ए यूनिवर्सल डोनर। O रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता माना जाता है। ठीक है। क्योंकि O रक्त समूह में A और B, A या B एंटीजन नहीं होते हैं, एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। यह सभी समूहों को चढ़ाया जा सकता है। यह चूँकि सार्वभौमिक दाता है तो यह सभी को चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो रक्त में थक्के प्लेटलेट्स के कारण बनते हैं। यह रक्त स्राव को रोकते हैं। क्योंकि यह थक्का बन जाता है तो अत्यधिक ब्लीडिंग नहीं हो पाती है, तो यह रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। इसकी संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या अगर घट जाती है तो बहुत अधिक संख्या में रक्त बहने लगता है और चूँकि नहीं जम पाता है इसलिए अंततः व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अगला सवाल है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह हमारे शरीर के मस्तिष्क के आधार पर, द बेस ऑफ द ब्रेन पर स्थित होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेला टुरसिसा। सेला टुरसिसा यह एक सर्टेन प्लेस है जहाँ यह स्थित होता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यह वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करता है। ठीक है, अगला सवाल है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 ml ऑफ ब्लड इन मैन इज। मनुष्य में 100 मिलीलीटर रक्त में समान उपवास रक्त शर्करा स्तर कितना होता है? तो जो समान रक्त का स्तर है वह है 80 to 100 मिलीग्राम, जो कि उपवास में जो शुगर है उसका स्तर होता है 80 से 100 मिलीग्राम, या यूँ कहें कि स्वस्थ व्यक्ति में जो शुगर का लेवल है वह 80 से 100 मिलीग्राम प्रति DL होता है। इससे अधिक होने पर 126 mg पर DL से अधिक होने पर उसे मधुमेह का रोगी माना जाता है, यानी मधुमेह रोग से पीड़ित है। इसके लिए इसके नियंत्रण के लिए इंसुलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन जो है इसे नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, बाय विच प्रोसेस वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। किस प्रक्रिया के द्वारा पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर आते हैं? तो इसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन चूँकि पत्तियों से जल वाष्प बाहर निकलता है और पौधे के तापमान को नियंत्रित रखता है। जो पत्ती है वह वाष्पोत्सर्जन है उसको रोकता भी है और उसे नियंत्रित भी करता है। तो याद रखिए, ट्रांसपायरेशन इसे कहा जाता है। क्लोरोफिल कंटेंस, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्योंकि यह जो क्लोरोफिल है उसका कलर हरा पाया जाता है। तो जो हरा रंग है वह मैग्नीशियम के कारण ही है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम धातु होती है। ये जो क्लोरोफिल है वह सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है, द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इससे ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं और ऑक्सीजन का निष्कर्षण करते हैं। नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर्स द डाटा इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म्स। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो यह बाइनरी रूप में, कंप्यूटर में डाटा बाइनरी रूप में इनपुट किया जाता है, जो कि 0 से 1 के रूप में डेटा होता है। बाइनरी डेटा 0 से 1 के रूप में होता है। यह डिजिटल कैलकुलेशन का बेस है, डिजिटल कैलकुलेशन का बेस है। ठीक है, तो याद रखिए, बाइनरी डेटा का ही प्रयोग कंप्यूटर में संग्रहण के लिए किया जाता है। विच इज यूज एज ए प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्राथमिक स्मृति के रूप में रैम का प्रयोग किया जाता है। रैम जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यह वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम जो है वह वोलाटाइल मेमोरी होता है, यानी अस्थायी मेमोरी होता है। जब भी हम कंप्यूटर को बंद करेंगे और फिर ऑन करेंगे तो जो पहले का डेटा होगा रैम का वो 0 हो जाएगा, यानी सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। कंप्यूटर की कौन सी स्मृति नॉन वोलेटाइल होती है? तो यह होती है रोम, जिसे हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। नॉन वोलेटाइल स्मृति होती है, ठीक है, रोम। इसका प्रयोग सिस्टम बूटिंग के लिए किया जाता है। रोम जो है इसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे हम लोग पहले यूज करते थे CD रोम, तो CD रोम एक बार रीड हो गया तो उसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। तो यानी यह फिक्स होता है।
नेक्स्ट है 1 बाइट इज इक्वल टू, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। यह कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट है, कंप्यूटर मेमोरी की मूल इकाई होती है, यूनिट होता है। ठीक है, तो ये था मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का आज 10वां वीडियो। तो प्लीज़ इन सबों को बार बार पूरे रिपीट कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपके आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।